हंसवली कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बतलाते हैं आप लोगों को विज्ञान क्लास 10 का विज्ञान बतलाएंगे जो कि मॉडल सेट है। आपको बहुत ही लाभदायक प्रश्न है और 2021 में इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ये मॉडल सेट 2021 का न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें कि विज्ञान में 80 प्रश्न दिए गए हैं और वह 80 प्रश्न में सिर्फ आपको 40 प्रश्न का सही जवाब देना है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए आप लोगों ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छी तरह से करें और यह वीडियो आप सभी को 2021 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी के लिए लाभदायक है। जो व्यक्ति वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखा क्या गया है। इसमें से 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि कहता है कि 1 से 80 तक सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और इनमें से मात्र 40 ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD करके। इसमें से एक सही होगा, यानी कि चारों विकल्प में से कोई विकल्प एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करना है, यानी कि OMR सीट रहता है उस सीट को भरना है। इस तरह का गोला वाला रहता है और उसको भरना है। तो चलिए हम बतलाते हैं। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। 2021 में यह प्रश्न, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए यह वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो में नंबर 1 प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका सही आंसर अवतल दर्पण होगा। और बिहार बोर्ड, यानी कि बिहार बोर्ड जो प्रश्न जारी किया है, यानी कि जो मॉडल सेट जारी किया है उत्तर सहित एक बुक वाला, वो बुक में यह प्रश्न का गलत आंसर दिया गया है, इसलिए उससे याद न करें, नहीं तो आप लोग गलत ही जवाब मारकर आ जाइएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा कि F बराबर R/2। इसका सही आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी 25 सेमी होता है, यानी कि cm अगर अंग्रेजी में दिया रहता है तो cm और हिंदी में लिखा रहता है तो सेंटीमीटर, इसलिए सही जवाब इसका बी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि रंग मतलब वर्ण होता है, किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात का मतलब बाद होता है, सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम लाल वाले झुकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब 5वां प्रश्न पर चलते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाए गए छवि होती है, यानी कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाए गए छवि होती है, यानी कि मानव को जो रेटिना पर छवि बनता है वो कैसा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। इसका ट्रिक याद रखने का ट्रिक, ऐसे शुरू वाला ले लीजिएगा वास्तविक में से तो आ जाएगा वाकर वा, ऊ यहाँ शुरू वाला ले लीजिएगा तो ऊ आएगा,
यानी कि इसको ट्रिक में याद रखिएगा कि बउआ, तो आप लोग को याद रहेगा बहुत ही अच्छी तरह से, आप भूल नहीं पाइएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीक होता है, यानी कि आकाश का रंग नीला दिखता है, तो क्यों दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि जितना बड़ा दर्पण है उस दर्पण जितना बड़ा वस्तु है उस वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब ही बनता है। तो कौन सा दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, प्रश्न सो कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए, यानी हजामत के रूप में। हजामत लोग इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं कि एक छोटा सा बाल जो होगा वह बाल दर्पण में बड़ा दिखाई पड़े, इसलिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस। यानी कि देखिए, दृष्टि 2 प्रकार का होता है, ऐसे तो दृष्टि 4 प्रकार का होता है, और परीक्षा में जो पूछा जाता है वो निकट और दूर पूछा जाता है। देखिए दूर जो है ये 3 शब्दों से बना है, तो सिर्फ एक शब्द और जोड़ देंगे तो इसमें 4 हो जाएगा, और वह 4 जिसमें यह अवतल, देखिए अवतल 4 शब्द से बना है, अ व त ल अवतल, और निकट बना है 3 से 9 हर्षिकारनी क ट निकट, यानी कि ये 3 शब्द वाला जो हो गया उसका आंसर 4 शब्द वाला में होगा जब पूछेगा कि दृष्टि दो तब। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी कि इस नीचे दिए गए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन है, इनमें कहता है कि कौन ऐसा उपकरण है, कौन ऐसा उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है कि विद्युत है या नहीं है। तो देखिए यहाँ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। मीटर, और मीटर यहाँ का रहता है, मीटर तो सब कुछ में लगा रहता है, तो ये मीटर कुछ मोटर, यहाँ मोटर दिया गया है। तो मोटर, मोटर क्या करता है कि मोटर से विद्युत से ही मोटर चलता है। और जनरेटर, जनरेटर क्या करता है कि ये जनरेटर सिर्फ बिजली देता है, और गैल्वेनोमीटर से इसे जांच किया जाता है कि यहाँ विद्युत है या नहीं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला होगा ऑस्टर्ड, और दूसरा है और फ्लेमिंग, और ये दिया गया है आइंस्टीन, और डी में दिया गया है मैक्सवेल। तो देखिए दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम यही दोनों दिए हैं, फ्लेमिंग और मैक्सवेल, ये दोनों वैज्ञानिक नहीं इसमें दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम में आए हैं। तो इसलिए इन दोनों में से यहाँ पर दाएं हाथ दिए गए, दाएं हाथ का मैक्सवेल होगा, अगर बाएं हाथ को पूछा जाए तब फ्लेमिंग होगा, इसलिए इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा, सही आंसर डी वाला। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? यानी कि कौन सा संयोजन द्वारा जोड़ा जाए कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कहा है कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार के, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R इस प्रकार के, इसलिए इसका मान घटेगा और श्रेणी क्रम का मान बढ़ेगा, इसलिए सही आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 13 में बतलाते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा जो होता है उसका प्रकृति कैसा होता है? तो उसका प्रकृति काल्पनिक होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है कि 1 किलोवाट घंटा किसके
किसके बराबर होता है, यानी कि इन तीनों में से किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये सौर ऊर्जा होगा, यानी कि जो ऊर्जा नहीं खत्म होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और जो ऊर्जा खत्म हो जाता है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिक ऊर्जा खत्म हो सकता है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा खत्म हो सकता है, और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी खत्म हो सकता है, यानी कि ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। आंसर क्या होगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं। इस लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 18 वाला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस होता है। आइरिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि वो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो गतिशील कण होगा, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। आवेश का क्या मात्रक होता है, एम्पियर घंटा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल बट्टा सेकेंड यानी कि जे बट्टा एस वाट का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगला प्रश्न है कि काली यहाँ पर कली दिया हुआ है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसा होता है। जब उस पर जल डाला जाता है तो उस पर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, यानी कि ऊष्मा का क्षेप करता है चूना। चलिए अब अगला प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AU ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Ca यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा CaOH2 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
उसकी पीएच मान होगा। वैसा लिटमस बोल रहा है, कोई लिटमस लाल का नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो उसका पीएच मान 11 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, यानी कि ए और बी दोनों। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कहता है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। बत्तीस नंबर का प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी कि साबुन, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक क्यों कहलाते हैं? को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से यानी कि बाएं से दाएं ओर जाने वाले तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, और इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में उसका अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सदा, यानी कि यहाँ कह रहा है अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सदाए, तो अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सदाने पर यह होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला कहता है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, यानी कि टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया था? तो उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे मिट्टिया तेल या केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपमार्जक से बनाया जाता है तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयुक्त में सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और सभी कुछ बनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में यूरेनियम का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? देखिए कुछ टाइपिंग गलत कर दिया गया है, में नहीं होता है, तो CNG गैस का, CNG गैस का। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 2Cu + O2 और अभिक्रिया करके बनता है 2CuO है, ये ऑक्सीकरण है, और इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित है? तो ये वाला संतुलित है, क्योंकि H2 यहाँ भी है और 2H यहाँ पर भी है, Cl2 यहाँ पर भी है, तो Cl2 यानी कि इन चार में ये बी वाला सही आंसर हो जाएगा। कहा कि बी वाला में सी यहाँ पर 3 दूना 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 और 5 6 ऑक्सीजन बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो असंतुलित है। यहाँ प्रश्न भी कह रहा है कि संतुलित नहीं है, यानी कि असंतुलित। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि पीएच मान कितना होता है? जो भी उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान सिर्फ 7 होता है।
चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CH3COOH यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि तांबा का है। सही आंसर ए हो जाएगा, तांबा का। क्रायोलाइट अयस्क किसका है? तांबा का। पोटेशियम, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताएं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मीथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथ का होता है CH3 और इथ का होता है C2H5। ये वाला सी वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, C2H2। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चीनी का रासायनिक सूत्र बी वाला होगा, C12H22O11। C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। प्रश्न संख्या कहता है 54 कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 3 गो होगा। ऑप्शन संख्या डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज। अंकुरित बीज, जो बीज में अंकुर दिया हो। अगला प्रश्न कहता है कि मानविक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानविक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन के लिए यह उत्सर्जन और प्रजनन करता है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पौधा में जाइलम निम्नलिखित में किससे परिवहन का जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, यानी कि जाइलम द्वारा पानी जाता है पौधा में और फ्लेम द्वारा फल बनता है। और अगला प्रश्न को देखते हैं। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? श्वसन के दौरान जब इंसान श्वास लेता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न कहता है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन को। इथिलीन को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कहता है कि फलों के पकने को निम्न में से किसका नियंत्रण किया जाता है, यानी कि फल जो पकाता है वो इथिलीन पकाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे तंत्रिका अंत कहते हैं। तंत्रिका अंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, यानी कि कौन सा हार्मोन आपातकाल का है? तो एड्रीनेलिन। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल की धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी सब उल्टी करना, चबाना, अत्यधिक लार निकलना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी कि मानव को जो गर्भ की अवधि होती है वो 9 माह होता है। 9 माह होता है। 9 माह यानी कि एक माह में 30 दिन होता है और 9 माह में
कितना होगा, तो 30 को जब 9 को जब गुना कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ये देख लीजिए 270 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो 270 दिन। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से कोई नहीं होगा। स्टैमिबा और प्लेजिडियम में कोई नहीं होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया ये दोनों यानी कि डी वाला ही सही आंसर हो जाएगा, दोनों श्वसन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन की, सेलुलोज की, वसा के, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है हाइपोटेनस। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो कटस्कुटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आलेंदो द्वारा। किसके द्वारा? आलेंदो द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि जनन संचारित रोग क्या है, तो जनन संचारित रोग इनमें से सभी होगा। काहे कि सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, एड्स भी है, यानी कि इसमें अगर कोरोना भी रहता तो वो भी होता। चलिए अब अगला प्रश्न है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है वर्ड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि इंसुलिन पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है वो हार्मोन कहाँ पे स्रावित होता है, तो हार्मोन अंतः स्रावित ग्रंथ से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन मेल हार्मोन है, एंड्रोजन मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही। 80 नंबर में कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि इस पर नए वीडियो पहुँच जाए और सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।